नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। आज हमारी मौजूदगी है गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में और यहां से जेजेपी की तरफ से कैंडिडेट उतारे गए हैं राहुल यादव फाजिलपुरिया। तो आज वो ही हमारे साथ खास पेशकश में मौजूद है, उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि राहुल यादव जब जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ मुद्दे जनता के दिख रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं और जब दिल्ली पहुंच जाएंगे तब क्या कुछ मुद्दे उठाने वाले हैं गुड़गांव की जनता के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। नमस्कार जी, राम राम। सोच पर ब्रेक लगा दिया गया है, राजनीति में कदम रखा है, पहली बार चुनावी मैदान में, क्या अनुभव? अनुभव तो मेरे लिए नया ही है, लेकिन कहना चाहूँगा समाज सेवक अनुभव पुराना रहा है। और जैसे ही मैं राजनीति में आया हूँ, मेरे को 10-15 दिन हुए हैं सक्रिय हुए, लेकिन मैंने इसके अंदर घूमा लोकसभा के अंदर तो समस्याओं को मैंने देखा। हम बारह पहले मैं सोचता था कि मेरे गांव में समस्या है। मेरे को लगता था हमारे गांव में गोडे गोडे पानी भरा रहता है, बारिश का समय में आता होगा, लेकिन अब जब गांव में घूमे तो पता लगा कि हर गांव की समस्या है। गांव का बुरा हाल हो रखा है, नरक जैसी स्थिति है। आज गांव के सामने एक चौक चौराहे पे, गांव के अंदर जहां जगह मिल जाए कूड़ों के ढेर लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ बना दिए, उनमें आग लगा के छोड़ देते हैं, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, कैंसर जैसी, टीबी जैसी, लंग्स खराब हो रहे हैं, अस्थमा बढ़ रहा है। तो बहुत बुरे हालात हैं अभी गुड़गांव के। पूरी गुड़गांव लोकसभा का मैं कहना चाहूँगा कि उसमें एक अच्छा व्यक्ति चाहिए जो उसमें काम कर सके। ठीक है, आपने कहा कि गुड़गांव का विकास नहीं हुआ है, गोडे गोडे तक यानी कि घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है जब बारिश होती है। 4.5 साल तक तो जेजेपी बीजेपी गठबंधन में थी, फिर भी ऐसा क्यों? मैं कहना चाहूँगा कि जेजेपी जब गठबंधन में थी, उन्होंने जो काम करने थे, रोड बनाना था, रोड बनाए हैं। उन्होंने पेंशन बना लानी थी, पेंशन लेके आए। 5100 कही थी, कलम में शाही थोड़ी सी कम थी, इसलिए 3100 तक पहुंच पाए। अगर पूरी भरी होती तो 5100 भी होती। मैं कहना चाहूँगा युवाओं के लिए रोजगार की बात करें तो 75% प्राइवेट सेक्टर में अगर उनको हिस्सा दिलाया, उसमें जब जाएगा, किसी ने स्टे ले लिया वो बात दूसरी है, अभी दूसरी पार्टियों ने ऐसा काम किया है। जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए 50% पंचायत में हिस्सेदारी दिलाई। लेकिन जो 20 साल से यहाँ राजा साहब बैठे हैं, जिनका कर्तव्य बनता है, जिन्हें 36 बिरादरी इतनी मजबूती से जिताने का काम कर रही है, उन्होंने आज तक क्या किया? आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और आज भी हमारे पास वो मूलभूत सुविधा नहीं जिन पे हमारा पूरा हक है। आज एक आम परिवार मेहनत करता है, वो इसलिए करता है कि भाई उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें, कम खर्च हो, उनका अच्छा भविष्य हो, रोजगार मिले। कभी कोई बीमारी हो जाए, कोई बड़ी सर्जरी करानी पड़े तो अच्छे हॉस्पिटल में कम खर्च के अंदर में इलाज कराएं। लेकिन आज उसका विपरीत हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा गुलाम थे जब भी ये सुविधाएं नहीं थी और आज भी नहीं है। सरकारी स्कूलों के हालात आपको अच्छे से पता है, प्राइवेट में जाना पड़ता है। प्राइवेट में जाने के लिए कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं कि पाई पाई देनी पड़ती है। आज सरकारी अस्पताल नहीं है, उसमें अगर कोई चला जाए तो मैं कह सकता हूँ वो जिंदा वापस नहीं आता, ऐसे हालात हैं। और गुड़गांव में तो बचा ही एक है। प्राइवेट में जाएं तो जमा पूंजी लगानी पड़ती है, कर्जा तक लेना पड़ जाता है। बिल्कुल है, प्राइवेट अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, अपने हिसाब से भी चलाते हैं, मिलने भी नहीं देते। अगर कुछ उस व्यक्ति को हो जाए, हमारे मरीज को हो जाए, तो उसका ऑर्डर बना के देते हैं, ले भाई हो गया, कोई जवाब नहीं है। आज तानाशाही चल रही है। मैं बताना चाहूँगा जितनी भी ये तानाशाही चल रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनमें नेताओं की हिस्सेदारी है, उनके रिश्तेदारों के हैं, उनके हैं, इसलिए हमारी सरकारी सुविधाएं नहीं देती। जब सरकार जमीन दे रही है, ग्रांट दे रही है, तो वापस क्यों होती है? आज यूनिवर्सिटीज़ नहीं है हमारे पास, उनकी ग्रांट आई थी, वापस चलेगी। मैं एक दो बताता हूँ आपको। 2012 के अंदर कांग्रेस ने शीतला मेडिकल कॉलेज अनाउंस किया था खिड़की माजरा में। शीतला माता श्राइन बोर्ड से उन कमेटी ने 50 करोड़ भी अनाउंस कर दिए डोनेशन के तौर पे। 400 करोड़ का बजट कांग्रेस ने दे दिया। बनते बनते 6-7 साल हो लिए, आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 800 करोड़ का बजट चला गया है। गुड़गांव यूनिवर्सिटी बननी थी, 50 एकड़ में बना के गिर दी, जो 550 एकड़ में बननी थी। गुड़गांव का हॉस्पिटल तोड़ के पार्किंग बना दी। 8 एकड़ में अनाउंस हुआ था, वो आज तक नहीं बनाया। 2016 में खुद सीएम साहब उसका उद्घाटन करके गए थे, आज तक ईंट नहीं लगी। 15 साल पहले डिफेंस यूनिवर्सिटी आनी थी, आज खाली पत्थर है। रेवाड़ी में कह रहे एम्स आएगा, आज ही पत्थर है। तो घोषणाएं हो रही है, बन क्यों नहीं रहे? एक आम परिवार को सबसे पहले ये चाहिए। रोड पे तो जब ही चलेंगे ना जब उनके पास गाड़ियां होंगी, गाड़ियों के लिए उनको रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए उनको शिक्षा चाहिए, कुछ भी नहीं है। शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में हम देख रहे हैं, पहला चरण था, दूसरा चरण था और पहले दूसरे चरण से पहले जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो सभी राजनीतिक दल के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए मंच पे चढ़ते थे और जोरों शोरों से आवाज उठाते थे। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा था, खासतौर पर विपक्ष की तरफ से।
बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा था, शिक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा था, महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा था। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे चुनाव खत्म हो रही हैं, 5 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, छठे चरण की अब बारी है, 25 मई को मतदान होना है, जिसमें कि हिसार को हरियाणा में भी होना है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन जिस तरीके से चरण आगे बढ़ते गए हैं, मुद्दे भी भटकते चले गए हैं। अब जोर शोर से नेता लोग क्या उठा रहे हैं, धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं, धर्म की तरफ राजनीति जाई जा रही है, भविष्यवाणी कर रहे हैं आंकड़ों को लेकर के कि 400 पार हम पहुंच जाएंगे, विपक्ष 370 पार पहुंच जाएगा। तो मुद्दे नहीं भटक रहे हैं जैसे जैसे चरण खत्म हो रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे नेता है उनकी नीयत नहीं है, उनके अंदर अब जज्बा नहीं रहा, उनके अंदर उतनी एनर्जी नहीं रही, अब वो थक चुके हैं। और हमारी लोकसभा में तो दोनों ही, एक 71 साल के हमारे अपने राज बब्बर साहब, एक 75 साल के राजा साहब। यानी कि युवा चेहरे का फर्क पड़ेगा। युवा चेहरे का पड़ेगा क्योंकि हमारे अंदर जज्बा है, हम काम करना चाहते हैं, हमारी इंटेंशन है, हमारी नीयत है काम करने की। उनकी नीयत नहीं है, वो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आते। मैं तो कहता हूँ जब उनको कोई बीमारी होती है, सिर में भी दर्द हो तो विदेश में इलाज कराते हैं, अगर उनको बच्चे पढ़ाने तो विदेश में पढ़ते हैं, हमारे क्यों नहीं? हमारे ही बच्चों को अच्छे स्कूल की शिक्षा दीजिए भाई। मुद्दों पे बात भी नहीं कर रहे, आप भटकने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहे। अब तो यहाँ पे तो सिर्फ इतना है कि अब की बार जिता दो, आखिरी बार है। राज बब्बर साहब कह रहे हैं मैं तो आप लोगों के दिल में बसने आया हूँ। दिल में बसने से काम थोड़ी करेगा, गांव में बसना पड़ेगा, यहाँ पे रहना पड़ेगा। राज बब्बर साहब क्या यहाँ से आते हैं? यहाँ से कोई सी विधानसभा से नाता रखते हैं? इस लोकसभा में कौन से गांव से आते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। आज एक वो आप बड़ा मुद्दा है कि उनके पास इसको उठाते जिसपे हमने संघर्ष किया है, अही रेजिमेंट का। गाँव का अही रेजिमेंट बड़ा मुद्दा है, वो हमारे शहीदों के सम्मान का मुद्दा है जो रेजांगला में शहीद हुए थे। उसके ऊपर हमने लठ खाए हैं, हमने धूप में संघर्ष किया है, हमने मुकदमे लगवाए हैं, जेलों में बंद रहे हैं। और आज वो कहते हैं कि मैं टोपी पहन के सबसे पहले संसद में। टोपी पहन के जाने से संसद में अही रेजिमेंट नहीं बनेगी। अगर वो हार गए, संसद में नहीं गए, तो क्या वो धरने पे बैठेंगे हमारे साथ? क्या वो हमारे साथ संघर्ष करेंगे? क्या हमारे साथ वो गाँव चल के डिमांड मांगेंगे? क्या हमारे साथ वो धूप के अंदर चलेंगे? क्या वो दिल्ली चलने को तैयार है, लटकाने को तैयार है, मुकदमे लगवाने को तैयार है? तो बातें उतनी बोले जितनी पूरी कर पाए। क्या वो अपना परिवार लाके यहाँ बसेंगे? आपको लगता है कि वो जीत गए तो बॉम्बे छोड़ के यहाँ आ जाएंगे? आप जीत गए तो आप क्या करेंगे? मैं जहां से आता हूँ, गांव फाजिलपुर, जहां बैठे हैं, जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ, ग्लैमरस वाली बताते हैं और बॉलीवुड में मैंने काम किया है, तो ना तो आज तक मैंने अपना गांव छोड़ा, ना गांव छोड़ के बाहर गया। गांव में रहता हूँ, समाज के बीच में रहता हूँ, सामाजिक मुद्दों पे हमेशा खड़ा रहता हूँ। चाहे रेजिमेंट रहा हो, किसान आंदोलन रहा हो, चाहे यूपी में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, जब भी आवाज उठाने में सबसे आगे था। हमारी इंडस्ट्री के सिद्धू भाई की जब गोलियां लगी थी, सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी, धमकियां भी सहन करी हैं। बात करें पुलवामा के अंदर जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उनके लिए आवाज उठाई, उनके सम्मान के लिए रैलियां निकाली, उनके परिवार का हौसला बढ़ाया। और जितनी मैं बातें कर रहा हूँ, ये कोई हवाई नहीं है, सारी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, हमने काम करे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं तो इन समस्याओं से जूझ के निकला हूँ, संघर्ष किया है, तो मैं तो यहाँ रह के इनका सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको इससे परेशान नहीं होने देना चाहता। आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, युवा नेता है इंद्रजीत राव इंद्रजीत भी पुराने नेता हैं, यहाँ के काफी ज्यादा उम्र हो चुके, उम्रदराज नेता है। अब राज बब्बर का जिक्र किया जाए तो राज बब्बर भी राजनीति का भी अनुभव रखते हैं और सिनेमा का भी अनुभव रखते हैं, जैसा कि आप भी रखते हैं। लेकिन जैसे कि आपने उम्र पर जिक्र किया, आप युवा चेहरा है और राव इंद्रजीत जी की और राज बब्बर जी की अभी उम्र ज्यादा है आपसे, तो आपको युवा चेहरे का फर्क फायदा होगा जब आप चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं तो युवा आपके पास आते हैं, युवाओं का समर्थन मिल रहा है आपको? कह रहा हूँ मेरे साथ तो युवाओं की आंधी चल रही है। ये इलेक्शन में युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और वो तो कहते हैं भाई आप घर रहो, आप रणनीति बनाओ, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। हम खुद फाजिलपुरिया बन के चुनाव लड़ रहे हैं, आपको हर जगह जो भी चाहिए हम आगे से आगे खड़े मिलेंगे। गाँव गाँव जाके खुद प्रचार कर रहे हैं। तो युवाओं ने सोच लिया, युवा ने ठान लिया। अब की बार बड़े बुजुर्ग भी अपने घर के युवाओं कह रहे हैं भाई गर्मी है, हम तो बाहर ना जा पाए, तुम जाके प्रचार करो, छोरे का साथ दो, हमारे बीच का है, हमारे जैसे गाँव से है, हम उसके जाके मिल भी सकते हैं। आज की जो नेता है, जो अपने राजा साहब कहते हैं, मैं बताना चाहूँ सम्मान की पगड़ी भी नहीं पहनते हैं गाँव में। जब जाते हैं अपने घर से पगड़ी पहन के आते हैं, माड़ा तक नहीं लेते दुनिया की, अरे पैर तक छूने नहीं देते। आज तक ऐसा हाल है। जब आप लोगों को, हम लोगों में से अगर बदबू आती है, स्मेल आती है, तो भाई फिर आप लोग हमसे वोट मांगने की बात अपने कर रहे हैं। अगर राव इंद्रजीत गुड़गांव की जनता से नहीं जुड़ रहे हैं, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, उनके बीच नहीं पहुंच रहे हैं, उसके बाद भी हर बार क्यों जीत हासिल हो जाती है? वो पार्टी का नाम लेके जीतते हैं। मैं कहना चाहूंगा, पहले कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस की टिकट थी, अब मोदी की टिकट, मोदी जी की पार्टी है तो उनकी पार्टी से लड़ रहे हैं। अगर वो इतने ही गद्दावर नेता है तो निर्दलीय आए, निर्दलीय में आता हूँ। और मैं तो अपने राज बब्बर साहब को भी कहना चाहूंगा, निर्दलीय वो आ जाए, आप लोगों को दूध का दूध पानी का पानी पता लग जाएगा क्या है।
जनता उनको कहीं समर्थन नहीं कर रही है, ये तो कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत वोट आ जाती है पार्टी के नाम की है, व्यक्ति के नाम की नहीं है, नेता के नाम की नहीं। राजनीति से जुड़े हुए 2 सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी, लेकिन 2 सवाल से पहले आप सिंगर भी हैं, तो मैं चाहूंगी न्यूज इंडिया के दर्शकों के लिए और अपने फैंस के लिए कुछ गा करके सुना दीजिए। रे नाचत दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, आग लगाने आई है बंठन, गोली चल गई धाए, नखरे विलाती ईगो में रहती, नखरे विलाती ईगो में रहती, टशन दिखाती फुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। तो देखिए भाई, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, लेकिन अगर आप राज बब्बर जी को छोड़ करके, राव इंद्रजीत को छोड़ करके, अगर जेजेपी कैंडिडेट राहुल यादव फाजिलपुरिया को चुनते हैं, अगर ये दिल्ली तक पहुंचते हैं, तो इनकी क्या कुछ रणनीति है, ये भी जान लेते हैं। मैं सबसे पहले जो आज आम परिवार परेशान है, 75 साल देश को आजाद हुए, हमारे पास मूलभूत सुविधा नहीं, उन पे काम करना है। जो गरीब परिवार हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी कमर टूटती जा रही है। सबसे पहले मैं सरकारी स्कूल इतने सुंदर बनाना चाहता हूँ कि इन प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखना ना पड़े। सरकारी अस्पताल इतने अपडेट करने, इतने अच्छे बनाने कि इन प्राइवेट अस्पतालों की तरफ किसी को देखना पड़े, में ताले लग जाए। युवा सर, ये अपडेट करना है सब कुछ, आपको ये काम करना है, लेकिन इसके लिए एक रणनीति भी होती है ना कि इसके तहत हम आगे बढ़ेंगे, मुद्दों को उठाया जाएगा, या फिर मैं दुष्यंत चौटाला जी के सामने मुद्दे रखूंगा अपनी जनता के। मैं तो पहले दिन से मुद्दे रख रहा हूँ, मैं इन्हीं मुद्दों पे बात करूँ। मेरे भाषण भी आप सुनेंगे तो मैं उनको कोई बड़े वादे नहीं करता कि भाई मैं आपके यहाँ पे बहुत कुछ कर दूंगा, या मैं आपके यहाँ पे मेट्रो लेके आऊंगा, या मैं आपकी स्मार्ट सिटी बना दूंगा। वो नेक्स्ट स्टेप है। उसके पहले जो आज हमारे गरीब परिवार है, जो आज हमारे अधिकार हैं, वो लेके आएंगे। ये सब काम तो होने हैं, सेंटर के काम, इनको तो हम करेंगे, लेकिन जिनकी घोषणाएं हो चुकी हैं, जिनका बजट आ चुका है, उन पे काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनके लिए नीयत नहीं है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें रिश्तेदार होते हैं नेताओं के, उनका हिस्सा होता है, इसलिए नहीं बनाते। तो सबसे पहले मेरे को इन पे काम करना है, युवा का भविष्य के लिए काम करना है, उनके रोजगार के लिए करना है। जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ, आज हरियाणा का हर एक युवा टैलेंटेड है, सिंगर भी बनना चाहता है, एक्टर भी बनना चाहता है, डायरेक्टर भी बनना चाहता है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा भी फिल्म इंडस्ट्री लाएंगे, फिल्म सिटी लाएंगे। ना तो आपको बॉम्बे जाने की जरूरत पड़ेगी जैसे हमने धक्के खाए, ना चंडीगढ़। आप अपना टैलेंट यहीं पे रह के दिखाएंगे, अपने घर परिवार का नाम करेंगे, देश विदेश तक अपना हरियाणा का नाम करेंगे। ठीक है। राहुल जी, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से आप पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और आपके सामने जो 2 दिग्गज हैं, उन वो राजनीति का अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, टाइफ जो फाइट है वो टफ समझ रहे हैं आप? राजनीति का अनुभव है, काम करने का अनुभव नहीं है, समाज सेवा करने का अनुभव नहीं है। और आज गुड़गांव लोकसभा को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे काम करने की नीयत हो, काम करने का अनुभव हो, समाज में रहने का अनुभव हो, समाज के साथ खड़े रहने का अनुभव हो, उनके हक की आवाज़ उठाने का अनुभव हो, उनके लिए हमेशा अड़े खड़े रहने का अनुभव हो। तो वो उनमें, दोनों में किसी में नहीं है। वो इस लोकसभा के बेटे फाजिलपुरिया के अंदर है, उनके बच्चे के अंदर है, उनके भाई के अंदर है। 4 जून को लेकर के कितने आश्वस्त हैं आप? मैं तो जनता के हाथ में छोड़ा हुआ है, हार जीत ऊपर वाले के हाथ में। मूड बड़ा अच्छा बना हुआ है। मैं जिस दिन निकला था उस दिन मेरे को भी था कि यार कैसे करेंगे, लेकिन जहाँ जा रहा हूँ माताएं बहनें ज़्यादा संख्या मिल रही हैं, विश्वास दिखा रही, कलावा बांध रही हैं। वो कहते हैं जो धागा बांध रहे विश्वास का है, तभी इतना हाथ भरा हुआ है। तो विश्वास कर रहे हैं, उन्हें एक उम्मीद है कि कभी हमारे बीच का है, हमारा जैसा है, हमसे मिलता है, पैर भी छूता है, गले भी लगता है, माड़ा भी पैर रहा है, पगड़ी भी पैर रहा है, घर में आके चाय भी पी रहा है, बैठ रहा है। तो उनको अपनापन लग रहा है। जो आज तक नेता रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूरियां बना के रखी हैं, वो जनता से दूर रहे हैं, उनकी समस्याओं से दूर रहे हैं। तो अब की बार उम्मीद है, अब की बार जनता ने विचार बनाया है बदलाव लाने का, और इस बदलाव की लड़ाई में वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब की बार बदलाव आएगा। आपने भी किसान आंदोलन का जिक्र किया था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका हाल ही में एक गाना भी आया है किसानों को लेकर। किसान के समय पे हमने, जब किसान आंदोलन चल रहा था तब ही मैंने निकाला था। किसानों के समय पे ही हमने जाके वहाँ पे धरने भी दिए हैं, बदलाव के किसानों के लिए गाने बनाए हैं, अपने गानों के थ्रू आवाज रखी थी। तो जाते जाते किसानों वाला गाना आप सुना जाइए अपने किसानों के लिए। उसमें 10-12 सिंगर थे और गाना भी किसान एंथम सुना होगा आपने। तो उसमें था कि दर ताऊर ताइया ना धरना पा भाइया ना फाजिलपुर या की राम राम, नाके लगाओगे नाके हटा देंगे, तोब लियाओ हम नहीं मानांगे, हक है किसान का खैरात नहीं, ले लेंगे अब के कोई मजाक नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज इंडिया को अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जेजेपी कैंडिडेट राहुल यादव फाजिलपुरिया, जिन्होंने खास बातचीत में कहा कि इस बार युवाओं का पूरा साथ मिल रहा है, माताओं का पूरा साथ मिल रहा है। अब 4 जून को देखना रहेगा कि किसके सिर सजता है ताज। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं आंचल कादियान।